हेलो फ्रेंड, मैं कुमार डेडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप मेरे पीछे स्लाइड देख पा रहे हैं, कल वाली क्लास के अंदर या मैं कहूँ पीछे वाली क्लास के अंदर अपन लोगों ने लेवल ऑफ प्रिवेंशन तक बात कर ली थी। तो आई होप आपको वो क्लास पसंद आई होगी और आप लोगों ने वो क्लास जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो वो क्लास जरूर देख ले। क्लास के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें अपन लोगों ने क्लियर की थी। अब आगे अपन चलते हैं। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन तक अपन लोगों ने बात कर ली थी। मैंने पीछे वाली क्लास में एक बात बताना भूल गया था कि अगर आप लोगों को नोट्स की रिक्वायरमेंट है, जो स्लाइड आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो, इन स्लाइडों की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो मेरे पर्सनल कांटेक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। वहां पर आप मैसेज कर देना। मैं जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। या इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर आप मेरे को मैसेज कर देना। मैं वहां पर आपको जरूर से जो आपके नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मोस्टली आप इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करें, वहां पर मैं जरूर आपको मैसेज जो आपके नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीडीए की क्लास है वो भी मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर देने की कोशिश करूं। तो मैं आज ही कम्युनिटी का जो सिलेबस अपना जो की पॉइंट है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। उसके साथ जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको मैं जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास के अंदर कमेंट जरूर कर दें कि सर हमें नेक्स्ट है जो पीडीए की क्लास भी ऐसे की पॉइंट में चाहिए। तो मैं ऑब्वियसली अगर आपके एक भी बच्चे का कमेंट आता है तो मैं पीडीए क्लास भी जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। और एक चीज और, जैसे ही सीएचओ का एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाएगा तो सीएचओ है वो फर्स्ट है लेकिन लास्ट नहीं है। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। नर्सिंग गाइड क्लासेस है, जैसे ही सीएचओ कंप्लीट होगा, सीएचओ कंप्लीट होते ही मैं दोबारा से आपकी क्लासेस जीरो बेस से स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर सारी सब्जेक्ट है वो इंक्लूड रहेगी। मैं पर डे एक क्लास की एक जो सब्जेक्ट है उसका वीडियो बनाऊंगा, वो अपलोड करूंगा। नेक्स्ट डे दूसरी सब्जेक्ट, वीक के अंदर 7 दिन है तो 4 सब्जेक्ट को अपन मोस्टली लेके चलेंगे। अपनी 4 सब्जेक्ट का वीडियो है, हर वीक में एक सब्जेक्ट का एक वीडियो आएगा। तो आई होप आपको आप नर्सिंग जो गाइड क्लास चैनल है उसको प्यार दोगे, हमारे ऊपर आप विश्वास बनाए रखोगे। जैसे आपकी संख्या हमारे सब्सक्राइबर के रूप में, लाइक के रूप में बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का, वैसे वैसे मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा। लेकिन मैंने हर बार एक बात बोली है, चाहे आप मेरे पीछे वाले वीडियो उठा के देख रहे ना, नर्सिंग गाइड क्लास है कितना ही छोटा हो जाए चैनल रहे, कभी कितना बड़ा चैनल हो जाए, किसी चीज के लिए आपके लिए पेड है पैसे नहीं लिए जाएंगे। किसी भी चीज के लिए आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आप ये चीज लो, इसके लिए आपको इतने रुपए लगेंगे, वो रुपए लगेंगे। नहीं, आपसे किसी भी चीज के पैसे है वो नहीं लिए जाएंगे। कभी भी आपसे किसी भी चीज के पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने के साथ अपने पास एक टॉपिक निकल के आता है, वो टर्म है अपनी सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब है इट इज नॉन एज कम्युनिकेबिलिटी। तो कम्युनिकेबिलिटी का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल है। सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब है कि एक इंडिविजुअल है, मान लो मेरे को कोई डिजीज है, मैं इसे समझाता हूँ, देखो आप ऐसे इजीली समझ पाओगे। मेरे को कोई डिजीज है, ठीक है, अब मैं किसी दूसरे में वो डिजीज है वो कितना परसेंट ट्रांसफर कर सकता हूं, वो सेकेंडरी अटैक रेट कहलाएगी। मतलब डिजीज ट्रांसफर करने की कैपेसिटी, एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी दूसरे हेल्दी पर्सन में डिजीज ट्रांसफर करने की कैपेसिटी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी अटैक रेट है वो कहलाती है। आई बात समझे। नेक्स्ट इसके रिलेटेड ही एक इससे मिलता जुलता ये एक टर्म और आ रही है, सेकेंड अटैक रेट। वो थी सेकेंडरी अटैक रेट, ये है सेकेंड अटैक रेट। तो सेकेंडरी अटैक रेट तो आपको समझ में आ गई। सेकेंड अटैक रेट की मैं बात करूं, सेम डिजीज इन सेम पर्सन रिपीटेशन। मतलब मेरे को कोई डिजीज हुई, अगर वही डिजीज मेरे को दोबारा हो रही है तो वो तो है मेरी सेकेंड अटैक रेट। अगर मेरे को कोई डिजीज है और मैं किसी और में ट्रांसफर कराऊं, वो है सेकेंडरी अटैक रेट। तो इन दो चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि सेकेंडरी अटैक रेट क्या होती है और सेकेंड अटैक रेट है वो क्या होती है। आई बात समझ में। आगे बात करें तो आगे अपना टॉपिक आ रहा है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है पावर ऑफ डिजीज प्रोड्यूस, कि किसी बैक्टीरिया या वायरस की वो पावर, उसकी ताकत डिजीज प्रोड्यूस करने की, किसी बैक्टीरिया वायरस की डिजीज प्रोड्यूस करने की पावर को अपन बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। ठीक है, वीरुलेंस की बात करें तो वीरुलेंस की बात करें तो पावर ऑफ किलिंग ऑफ एजेंट, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, पॉजिटिव एजेंट है, उसको किल करने की, मतलब कोई एक सा बैक्टीरिया जो 100% आदमी को मारेगा उसको बोलते हैं वीरुलेंस। पावर ऑफ किलिंग, मारने की कैपेसिटी, इसको बोलते हैं केस फर्टिलिटी रेट। मैंने पीछे वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो रेबीज होता है यानी लाइसा वायरस होता है, उसकी जो केस फर्टिलिटी रेट है वो 100% है। लाइसा वायरस की केस फर्टिलिटी रेट कितनी है,
100% है। ठीक है, लाइसा वायरस हुआ यानी रेबीज हुआ तो आदमी के जाने की संभावना 100% है। रिश्तेदारों को बोल दीजिए कि भाई आ जाइए और मिल लीजिए, वैसे गलत बात है देखो, लेकिन जो रियलिटी वो यही है कि केस फर्टिलिटी रेट है वो लाइसा वायरस की 100% है। ठीक है, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना, अगर आपको किसी डॉग ने बाइट किया है तो आप रेबीज की जो वैक्सीन है, इम्यूनोग्लोबिन है, वो जरूर लगवाएं। और आसपास कोई भी किसी के भी घर में डॉग है तो उनको जरूर बोलेंगे भाई इसको भी आप इंजेक्शन लगवाएं। और उसके साथ साथ उनके परिवार वालों को भी बात करें कि आप जो वैक्सीन है वो लगवाएं, जिससे आपको भी प्रिवेंट हो सके, आपको भी अगर आपका डॉग वो बाइट करे तो आपको भी प्रिवेंट हो सके। ठीक है, इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखें। और हर बच्चा मेरे को कमेंट करके बताएगा भाई किस किस बच्चों को डॉग से डर लगता है। मेरे को स्पेशली डॉग से तो नहीं लगता, लेकिन मेरे को लिजर्ड से डर लगता है, छिपकली से मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भाई किसको किस किस चीज से डर लगता है स्पेशली। ठीक है, देन आगे मूव करते हैं। तो आगे मूव करने के बाद अपने पास आ रहा है एक चीज आ रही है विंडोपीड। विंडोपीड नाम करके एक टर्म आ रही है। तो विंडोपीड की बात करें, एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म अपेयरिंग ऑफ एंटीबॉडी या लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। सब कहने का मतलब ये है कि भाई एक इंडिविजुअल है जिसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटर किया, ठीक है, फिर आपने जाकर उसकी लेबोरेटरी जांच करवाई, उसको पता चला कि भाई इसको ये डिजीज है। मोस्टली एचआईवी में अपन पढ़ते हैं विंडोपीड एचआईवी का, आगे जब कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा ये चीज। तो विंडोपीड का मतलब होता है एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म से लेकर कब तक का पीरियड, जब तक अपन उसका लेबोरेटरी एग्जामिनेशन कर रहे हैं और उसके अंदर एंटीबॉडी बन रही है, अपीयरिंग ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, आप बोलोगे सर अभी कल पीछे वाली क्लास में आपने ऐसा कुछ टर्म बताई थी, वो बेटा इंक्यूबेशन पीरियड था। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है डिजीज बैक्टीरिया वायरस की एंट्री से लेकर फर्स्ट साइन सिम्टम शो करने तक का। लेकिन विंडो पीरियड का मतलब होता है एंट्री करने से लेबोरेटरी एग्जामिनेशन तक का टाइम। आई बात में। नेक्स्ट आता है सीरियल इंटरवल गैप बिटवीन प्राइमरी केस एंड सेकेंडरी केस, कि प्राइमरी केस है और सेकेंडरी केस के बीच का जो टाइम होगा वो होगा सीरियल इंटरवल। विज्ञापन आपने वो देखे होंगे ना, प्रोग्राम देखते होंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, फलाना ढिमकाना प्रोग्राम आता था। मेरा फेवरेट प्रोग्राम सीआईडी था, वही जो बंद हो गया। तो क्या करते हैं कि जो सीरियल उनमें जो इंटरवल आता है ना वैसा ही है। मान लो फर्स्ट प्राइमरी केस जो था, सेकेंडरी केस है, उनके बीच का जो टाइम है ना वो कहलाएगा आपका सीरियल इंटरवल। ठीक है, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब होता है इट इज द मैक्सिमम रेप्लिकेशन टाइम इन होस्ट। जनरेशन गैप का मतलब है मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया कोई वायरस एंट्री किया, अब वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ कर रहा है, मैक्सिमम रेप्लिकेशन कर रहा है, उस टाइम को आप बोलेंगे जनरेशन गैप। यानी वो अपनी जनरेशन बढ़ा रहा है, अपनी प्रजाति को बढ़ा रहा है भाई। वो मेरे को मारने के लिए, मेरे अंदर डिजीज कोज करने के लिए वो क्या कर रहा है, अपनी प्रजाति को बढ़ा रहा है, अपनी जनरेशन को बढ़ा रहा है, यानी जनरेशन गैप। वो जनरेशन टाइम मान लो, तो वो जनरेट हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर। मेरी बॉडी मान लो 10 कोई बैक्टीरिया की संख्या थी, वो 10 नंबर में गई, अब वो अपने नंबर बढ़ा रहा है। तो वो नंबर बढ़ा रहा है, उस टाइम को क्या बोलेंगे अपन, जनरेशन टाइम बोलेंगे। वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, जनरेशन से याद रखना है, जनरेट कर रहा है, रेप्लिकेशन। ठीक है, आगे मूव करें। तो आगे मूव करने पर आ रहा है इम्यूनिटी। एक स्लाइड के अंदर इम्यूनिटी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। इम्यूनिटी की बात करें तो सभी को पता है अपनी पावर ऑफ या डिफेंस पावर बोलते हैं किसी बैक्टीरिया के और वायरस के प्रति। ये दो टाइप की होती है, पहली होती है एक्वायर्ड, दूसरी होती है इनेट। ठीक है, इनेट होती है वो जन्मजात होती है। इनेट के बारे में मैं लिख सकता हूं जन्मजात। ठीक है, ये होती है आपकी जन्मजात, इनबॉर्न होती है, बच्चा जब जन्म होता है वो तभी प्रेजेंट होती है। ये इंडिविजुअल की हर की स्पेसिफिक अलग अलग होती है, रेशियल हो सकती है, उसकी स्पेसिफिक रेशियस और उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग होती है। ठीक है, इनेट में से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब ये पूछ सकता है भाई कि जन्मजात इम्यूनिटी को अपन क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे साहब इनेट इम्यूनिटी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन एक्वायर्ड के अंदर से क्वेश्चन आता है, तो एक्वायर्ड जो होती है साहब दो टाइप की होती है, पहली होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। तो एक्वायर्ड से जैसे नाम से पता है, इसको क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा, इसको गेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको गेन करना पड़ेगा। ठीक है, दुनियादारी से इसको लेना पड़ेगा। अब दुनियादारी से अपन इसको कैसे लेंगे, तो साहब इसको अपन एक्टिव तरीके से ले सकते हैं और पैसिव तरीके से ले सकते हैं। एक्टिव तरीका मतलब होगा अपन को क्या करनी पड़ेगी, अपन को मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, एक में मेहनत करनी पड़ी, एक्टिव के अंदर मतलब एक्टिविटी करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी। एक्टिविटी है थोड़ी मैं उधर से वहां तक भग के जाऊंगा मेरे को एक्टिव इम्यूनिटी मिल जाएगी, इधर से उधर गया दूसरी एक्टिव इम्यूनिटी,
इधर भगा दो, तीसरी एक्टिविटी, ऐसे नहीं अपनी सॉरी देखिए एक्टिव का मतलब होता है कि अपन को क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को एक्टिविटी करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी को मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करेगी भाई अपनी बॉडी? तो साहब इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल दो होते हैं। एक्टिव के भी दो टाइप हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव के भी दो टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, तो बात करते हैं एक्टिव। पहले मैं एक्टिव को क्लियर कर देता हूँ, फिर नेचुरल पैसिव को क्लियर कर देंगे। एक्वायर्ड की बात करें, एक्वायर्ड एक्टिव को क्लियर करते हैं। एक्वायर्ड एक्टिव दो टाइप की होती है। पहली होती है साहब नेचुरल, नेचुरल यानी प्राकृतिक। तो प्राकृतिक के से अपन को कोई इन्फेक्शन हो, मैं जा रहा था, भग रहा था, कहीं जा रहा था, मेरे को कोई इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होते मेरी बॉडी को पता चला कि भाई बाहर से कोई बदमाश प्राणी है, वो अपनी बॉडी में घुस गया है, तो बदमाश प्राणी को अपन को मारना है। तो बदमाश प्राणी को क्या किया उन्होंने? मार दिया। ठीक है, बदमाश प्राणी को मारा, जहां तक तो मारा, उसके खिलाफ सेना तैयार कर ली कि भाई तू दूसरी बार आएगा तो इस बार तो तूने थोड़ा बहुत इन्फेक्शन किया है, अगली बार तेरे को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन नहीं करने देंगे। मतलब बाहर से नेचुरल इन्वायरमेंट से कोई बैक्टीरिया वायरस आया, किसी ने डाला तो नहीं ना, किसी ने ये ले बैक्टीरिया पी ले भाई, ठीक है, वायरस पी ले, इससे तो कुछ नहीं हुआ ना। ठीक है, तो ये किया नेचुरली। ठीक है, मेरी बॉडी ने बना ली उसके खिलाफ एंटीबॉडी, ये तो होगी नेचुरल। आर्टिफिशियल की बात करें तो बाहर से जानबूझकर मेरी बॉडी के अंदर एंटीजन डाले जा रहे हैं। याद रखना क्या डाले जा रहे हैं? एंटीजन। एंटीबॉडी नहीं डाली जा रही है, एंटीजन डाले जा रहे हैं। ये याद रखना, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, उसके अंदर एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी खुद अपनी बॉडी बनाएगी, याद रखना। ठीक है, इसमें बाहर से एंटीजन आते हैं, एंटीबॉडी खुद बनाती है, अपनी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। यहां पर पूछा सकता है कि ऐसी कौन सी जो इम्यूनिटी है जिसके अंदर एंटीबॉडी खुद बनेगी बॉडी के अंदर? आप बोलोगे साहब एक्वायर्ड है। बोले ठीक है साहब, एक्वायर्ड तो है, लेकिन एक्वायर्ड में कौन सी? तो आप बोलोगे सर एक्टिव है। ठीक है साहब, फिर आपका आंसर सही है, दे दिए गए आपको 1 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तो आपने बोला नेचुरल है, नेचुरल में बाहर से एंटीजन आया, बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बना ली, लेकिन एंटीजन है वो नेचुरली आया, अपन ने जानबूझकर एंटीजन अपनी बॉडी में नहीं लिया। ठीक है साहब। आर्टिफिशियल में आपने बोला सर जानबूझ के एंटीजन बॉडी में डाला गया, तो साहब जानबूझ के कौन डालेगा? तो जानबूझ के डालने का मतलब हो गया आपको क्या किया गया? इम्यूनाइजेशन दिया गया। तो पूछा जा सकता है इम्यूनाइजेशन से मिलने वाली इम्यूनिटी को क्या बोलोगे? तो साहब आप बोलोगे कि आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। आर्टिफिशियल रूप से बाहर से एंटीजन डाला गया, बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई। आई बात समझ में? पैसिव की बात करें, बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेचुरल के अंदर अपनी माता जी से लेगी, जिसे इम्यूनोग्लोबिन जी ले लेगी, इम्यूनोग्लोबिन ए ले लेगी। ठीक है, और आर्टिफिशियल बाहर से इम्यूनोग्लोबिन है वो डाल देंगे, इसके अंदर बनी बनाई एंटीबॉडी है, बच्चे को या इंडिविजुअल को मिलती है। आई बात समझ में? क्लियर है? रफा दफा करें, आगे प्रस्थान करें। तो आगे जैसे ही प्रस्थान करते हैं तो कुछ चीजें सामने आ जाती है, तो आता है इम्यूनाइजेशन। फ्रेंड याद रखना, मैं यहाँ पर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मैंने अभी थोड़े दिन पहले उसकी क्लास अपलोड की थी, तो उसका लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो याद कर लेना। क्योंकि यहाँ मैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बताने बैठूंगा तो मेरे को 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, और वहां पर आपका टाइम है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ टाइप है, वैक्सीन के टाइप है। वैक्सीन आपको पता है 3 टाइप की होती है, लाइव होती है, किल्ड होती है और टॉक्सॉइड होती है। तो लाइव वैक्सीन को याद करने का तरीका ये है कि बॉय लव द क्राइम। तो बॉय लव द क्राइम को आप याद रख लो, उन 3 को छोड़ दो, क्यों 2 को छोड़ दो। ठीक है, आपको पता है। और जो बच गई वो क्या आपकी किल्ड है या फिर आपकी टॉक्सॉइड है। तो बोटुलिनम, डिप्थीरिया और टिटनस, ये तीनों क्या आपकी टॉक्सॉइड है, ये आपकी लाइव है। किल्ड को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लाइव की बात करें तो B4 होता है BCG, O4 होता है OPV, Y4 होता है येलो फीवर, L का मतलब वो लव का मतलब हो गया लाइव, D का मतलब हो गया टाइफॉइड ओरल, C का मतलब हो गया चिकन फॉक्स, R का रुबेला, I का इन्फ्लुएंजा, M का मीजल्स और मम, और E का एपिडेमिक टाइफी। ये आपकी लाइव वैक्सीन होती है। आगे प्रस्थान करें तो आगे प्रस्थान करते ही आपको देखने को मिल गया किसकी ट्रिक, किल्ड वैक्सीन की। ये मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है पिछली वाली क्लास के अंदर से। तो तेरे प्यार में चाचा पागल हो गया, तो ये चीज आप यहाँ पर देख लेना, ये आपकी कौन सी है? किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, और यहाँ पर ये तीनों मैंने अभी बताया, डिप्थीरिया, टिटनेस और बोटुलिनम क्या है? आपकी टॉक्सॉइड वैक्सीन है।
आगे प्रस्थान करते हैं तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आप खुद याद कर लोगे, उस क्लास को आप देख लोगे, वहां से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो याद कर लोगे। देन आता है आपका ईपीआई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। कब आया था? 1974, 1974 में विश्व में आया था। ठीक है, लेकिन अपन इंडियन लोग हैं, किसी भी चीज को जांच परख करे बगैर यूज नहीं करते हैं। तो 1974 में विश्व में तो आ गया, लेकिन इंडिया वालों ने कहा नहीं भाई हम ऐसे नहीं लेंगे इसको, अपन पहले इसकी जांच पड़ताल करेंगे कि भाई ये सही है या गलत है, अपन किसी फालतू चीज को लेते नहीं है। तो इंडिया वालों ने क्या किया? जांच पड़ताल की। ठीक है, जांच पड़ताल करने वाले इंडिया वालों को लगा कि भाई ये चीज सही है, तो 1978 में इंडिया वालों ने इसको एक्सेप्ट किया, यानी इंडिया में 1978 में आया और विश्व में 1974 में आया, 1974 में आया। इसको ग्लोबल इम्यूनाइजेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन के ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। देन आपका था यूपीआई, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या किया गया? मीजल्स को ऐड किया गया और टाइफॉइड है उसको क्या कर दिया गया? इसमें से रिमूव कर दिया गया। आपको पूछा जा सकता है यूपीआई के अंदर है कौन सी डिजीज को ऐड किया गया, तो साहब आप बोलोगे टाइफॉइड को ऐड किया गया और मीजल्स को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो अपना यूपीआई है वो आया था 1985 के अंदर, 1985 के अंदर ये आपका प्रोग्राम है वो आया था। आगे चले तो आगे चलने पर अपन के पास आ जाती है कुछ फर्स्ट राउंड प्लस पोलियो कब आया था? तो दिसंबर 1995 को आया था। ठीक है फ्रेंड, और सेकेंड राउंड आया था वो जनवरी 1996 को आया था। ठीक है, देन आपका आता है मिशन इंद्रधनुष, जो आपका 25/12/2014 को आया था, यानी 25 दिसंबर 2014 को आया था। ये 7 किलर डिजीज के खिलाफ आया था। तो 7 किलर डिजीज आपके सामने डीपीटी, पीएमटी और एच फॉर हेपेटाइटिस बी, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस, सी फॉर टिटनेस, P4 हो गया फिर पोलियो, मीजल्स और ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है फ्रेंड, तो D4 हो गया आपका डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स, टीबी और हेपेटाइटिस बी। तो ये 7 किलर डिजीज थी जिसके खिलाफ मिशन इंद्रधनुष आपका लॉन्च हुआ था 2014 में। दिसंबर का टाइम था, सर्दियों का टाइम था, तारीख थी आपकी 25। ठीक है, देन आती है आपकी ओपन वाइल पॉलिसी। तो ओपन वाइल पॉलिसी है वो आपकी 2011 में आई थी, याद रखना। ठीक है, इसके अंदर अपन दो चीज रखते हैं, एक करते हैं इंक्लूड, एक तो करते हैं अपन इसके अंदर इंक्लूड और एक करते हैं नॉट इंक्लूड। अब किस चीज को अपन इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, किस चीज को अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। इफ वैक्सीन शुड नॉट डिजोल्व देन इंक्लूड स्टोर 28 डेज। अगर कोई वैक्सीन है उसको अगर आप लोगों ने, ऐसी वैक्सीन है जिसको अपन डिजोल्व नहीं कर रहे हैं, मतलब डिजोल्व होने वाली वैक्सीन नहीं है, तो उसको अपन 28 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ओपीवी हो गया, आईपीवी हो गया और रोटा हो गया। ठीक है, और इफ वैक्सीन शुड नॉट डिजोल्व, शुड डिजोल्व देयर आर नॉट इंक्लूड, वो इसके अंदर अपन इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको अपन 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर यूज करना पड़ता है। इससे आपकी मीजल्स और बीसीजी हो गई। ठीक है, तो आगे प्रस्थान करें तो आगे प्रस्थान करते ही कोल्ड चेन है वो आपकी आ जाती है। कोल्ड चेन के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन बनता है कि पहली बात तो कोल्ड चेन होती क्या है। तो फ्रेंड डेफिनेशन तो आप ऑलरेडी स्क्रीन पे पढ़ लोगे, मैं आपको समझा देता हूँ कि सर कोल्ड चेन ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग साइड से लेकर, मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग साइड से लेकर यूज साइड या फिर एंड साइड के ऊपर क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। कोल्ड चेन के अंदर वैक्सीन है उसका टेम्परेचर वो मेंटेन रखा जाता है, जहां पर वो बनती है वहां से लेकर जहां पर उसका यूज होना है वहां तक। क्योंकि कुछ वैक्सीन अपनी ऐसी जो कौन से टेम्परेचर पे स्टोर होती है, कोई कौन से पे स्टोर होती है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए अपन क्या करते हैं, कोल्ड चेन का यूज लेते हैं। अब बात करते हैं कोल्ड चेन के अंदर अपन किस चीज को क्या क्या आर्टिकल्स या क्या क्या चीज इसको अपन इंक्लूड करते हैं स्टोरेज करने के लिए। ठीक है, तो स्टोरेज की बात करें अपन, तो स्टोरेज के लिए अपन 3 स्टेट और रीजनल लेवल पर, सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या पीएचसी पर। तो अपन बात करें स्टेट या रीजनल लेवल पे, वॉक इन कूलर या वॉक इन फ्रीजर का यूज करते हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर है वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके अंदर जो वैक्सीन है वो अपन 3 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, यहाँ पर लार्ज ILR, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, या लार्ज ILR या लार्ज डीप फ्रीजर का यूज करते हैं जिसका टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 मंथ तक अपन यहाँ पर वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं। तीसरा बात करें तो पीएचसी पे स्मॉल ILR या स्मॉल डीप फ्रीजर का यूज करते हैं, जिसको अपन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखते हैं
और 1 महीने तक अपन इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर अपन आगे बात करें तो आगे बात करते हैं तो जो अपना आइस लिंक रेफ्रिजरेटर या फिर डीप फ्रीजर, इनका टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं। तो ड्राई बल्ब थर्मामीटर होता है, वेट बल्ब थर्मामीटर होता है, उसके द्वारा अपन इसका जो टेम्परेचर है वो चेक करते हैं। ILR शुड बी प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल वॉल। जो अपना ILR होता है यानी आइस लिंक रेफ्रिजरेटर होता है, उसको दीवार से 10 सेंटीमीटर दूर अपन को रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये दीवार के टच में रहेगा तो इसके टेम्परेचर के अंदर चेंजमेंट आ सकता है, तो इसको दीवार से 10 सेंटीमीटर अपन को दूर रखना चाहिए। क्लीन करना चाहिए एवरी मंथ। हीट रेसिस्टेंट जो वैक्सीन होती है वो TT होती है, और हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन होती है वो OPV होती है। ठीक है। आगे अगर मूव करते हैं तो आगे मूव करने के ऊपर अपने पास आता है डे कैरियर। डे कैरियर में आपसे पूछा जाएगा कि साहब डे कैरियर होता है उसके अंदर कितने आइस पैक होते हैं। तो उसके अंदर 2 आइस पैक होते हैं। आपने अगर पोलियो के अंदर इनके अंदर ड्यूटी की है तो आपने देखा होगा कुछ बोतल जैसी स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है, जो अपन क्या करते हैं अपने जो डे के जो एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर लगी हुई होती है। तो डे कैरियर होता है उसके अंदर तो ऐसी 2 होती है, और जो वैक्सीन कैरियर होता है उसके अंदर ऐसी 4 होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि भाई आपका जो कोल्ड चेन है वो सबसे ज्यादा फेल होने के चांसेस कहाँ रहते हैं। तो सर कोल्ड चेन फेल होने का सबसे बड़ा चांसेस है या तो विलेज लेवल पे होता है या सब सेंटर पे होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अपन डे कैरियर या फिर वैक्सीन कैरियर के अंदर ही वैक्सीन ले जाते हैं, और वहां पर इनको स्टोर करने का ज्यादा कोई चांस है वो नहीं होता है। तो वहां पर अपनी कोल्ड चेन है वो फेल होने का सबसे ज्यादा चांस ही रहता है। देन आता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। अपनी वैक्सीन होती है उसकी जो वायल होती है उसके ऊपर कुछ हीट सेंसिटिव चिप लगी हुई होती है। उस हीट सेंसिटिव चिप को अपन देख के बता सकते हैं कि वैक्सीन को अपन को यूज करना है या नहीं करना है। तो उसके ऊपर कुछ इस टाइप का एक सर्कल है वो होता है, जिसके अंदर जो सर्कल का आउटर एरिया है वो आपका कलर वाला रहेगा, या इनर जो इनर एरिया है ये इनर एरिया हो गया, ये आउटर एरिया हो गया। ठीक है। तो आउटर एरिया है अगर वो डार्क है इनर एरिया से, या इनर एरिया व्हाइट है और आउटर एरिया है वो डार्क है, तो वैक्सीन को अपन यूज कर सकते हैं। अगर इनर एरिया डार्क है आउटर एरिया कम डार्क है तो भी अपन वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। अगर इनर एरिया और आउटर एरिया और इनर एरिया दोनों का कलर सेम हो गया तो वैक्सीन को अपन यूज नहीं करेंगे। आउटर एरिया के तुलना में इनर एरिया का कलर डार्क हो गया तो भी अपन वैक्सीन को यूज नहीं करेंगे। इतनी सी चीज है। आपको ये चीज पूछी जा सकती है कि भाई आपकी जो वैक्सीन है उसकी वायर के ऊपर आउटर जो एरिया है उसका कलर डार्क है इनर एरिया की तुलना में, तो आप वैक्सीन को यूज करोगे? आप बोलोगे सर हाँ यूज कर सकते हैं। आपको पूछा जाएगा कि साहब जो आउटर एरिया है वो इनर एरिया है दोनों का कलर सेम, आप वैक्सीन यूज कर पाओगे? आप बोलोगे साहब नहीं कर पाएंगे। देन आपको पूछा जाएगा कि जो आउटर एरिया है उसका कलर इनर एरिया की तुलना में कम डार्क है, क्या वैक्सीन यूज करोगे? साहब आप बोलोगे नहीं यूज करेंगे। तो ये आता है आपका वैक्सीन वायल मॉनिटर। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग आपकी बात करें तो पहला आता है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो आया था आपका 1951-52 में। ठीक है। मैं अब बात नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की। तो पहला आता है आपका टर्मिनल मेथड। तो टर्मिनल मेथड में पहला आपका जो आता है वो नेचुरल मेथड आता है। मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। नेचुरल मेथड की बात करें तो कोइटस इंटरप्शन आता है इसके अंदर, विड्रॉल मेथड जिसको बोल सकते हैं। तो कोइटस इंटरप्शन में क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उस समय जो मेल पार्टनर होता है अपना जो पेनिस होता है उसको एजाकुलेशन से पहले यानी स्पर्म के आउट होने से पहले वेजाइना से बाहर निकाल लेता है, और अपना जो स्पर्म है वो वेजाइना के आउटर साइड है वो क्या करेगा उसको एक्सपेल आउट करेगा, लेकिन इसके फेलियर चांसेस बहुत ज्यादा है। बीबीटी की बात करें तो ये बेसल बॉडी टेम्परेचर के नाम से इसको जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है जो फीमेल होती है उसमें जब ओवुलेशन का समय होता है तो उस समय उसका बॉडी टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज देखने को मिलेगा, अगर सेल्सियस में पूछे तो 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। सर्वाइकल म्यूकस मेम्ब्रेन मेथड है, इसको बिलिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो सर्वाइकल म्यूकस मेथड की बात करें तो इसके अंदर जो ड्यूरिंग ओवुलेशन रहेगा उस समय जो सर्वाइकल म्यूकस रहेगी या सर्वाइकल जो सिक्रेशन रहेंगे वो थिक रहेंगे। ड्यूरिंग कब रहेंगे, जब ओवुलेशन का टाइम रहेगा उस समय ये क्या रहेंगे, थिक रहेंगे। ठीक है। देन एलएमए की बात करें, लैक्टेशनल एमनोरिया की बात करें
तो लैक्टेशनल एमनोरिया का मतलब होगा अगर एक फीमेल है वो अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसके अंदर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, ओवुलेशन नहीं होगा, ठीक है। और अब्स्टेंट की बात करें तो अब्स्टेंट का मतलब होगा आप सेक्स ही न करें, इंटरकोर्स ही न करें, तो उस कंडीशन में आपको जो प्रेग्नेंट होने के चांसेस है वो नहीं रहेंगे। और दूसरा है सेफ पीरियड। सेफ पीरियड को मैं भी अभी आगे आपको बताऊंगा, इसके अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं। सिम्टोम थर्मेटिक मेथड की बात करें तो ये कहता है कि ऊपर वाले सारे हैं वो आप फॉलो करो, ठीक है। और नेचुरल मेथड का मतलब ये होता है फ्रेंड कि नेचुरल मेथड के अंदर आप ना जो मेथड यूज करें उसके अंदर एक्सटर्नल कोई भी स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल जो भी चीज है मेथड, सॉरी एक्सटर्नल जो मैन मेड आर्टिकल्स है वो यूज आप नहीं कर रहे हो। तो ये हो गया आपका फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड। तो अब अपन बात करते हैं सेफ पीरियड के बारे में कि सेफ पीरियड कैसे निकालते हैं, या अपन बात करें कैलेंडर मेथड के बारे में। तो कैलेंडर मेथड या सेफ मेथड, सेफ पीरियड मेथड है वो एक ही है। पूछा जा सकता है कि कैलेंडर मेथड या सेफ पीरियड मेथड है, या कैलेंडर मेथड का दूसरा नाम क्या है, तो सेफ पीरियड मेथड उसका दूसरा नाम है, ठीक है। आगे अगर प्रस्थान करें तो अपन को सेफ पीरियड निकालने के लिए मोस्टली लास्ट 5 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, लास्ट 5 मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे मैंने लिख रखा है, अक्टूबर का लिख लिया, नवंबर का लिख लिया, दिसंबर का लिख लिया, जनवरी का लिख लिया और फरवरी का लिख लिया। तो मैंने लास्ट 5 मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता लगा लिया। फीमेल को पता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 मेरे को ये तारीख को आए थे, तो उसने बता दिए। अब आप क्या करोगे, जो सबसे फर्स्ट रिस्की पीरियड निकालोगे, फर्स्ट रिस्की पीरियड निकालोगे, उसके लिए क्या करोगे, जो शॉर्टेस्ट साइकिल रहेगा उसमें से -18 कर दोगे। तो इसका शॉर्टेस्ट साइकिल आप देखिए, इसका शॉर्टेस्ट साइकिल कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट साइकिल इसका क्या है 25 है, तो 25 में से क्या करोगे -18 कर दोगे, ठीक है। और लास्ट रिस्की पीरियड निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो लास्ट रिस्की निकालने के लिए आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट के अंदर से माइनस है वो 11 कर दोगे, ठीक है। अब 25 में से आप 18 माइनस करोगे तो कितने आएंगे, तो 18 के बाद में आप काउंट करो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। इधर आपके 7 आ गए, इधर आप माइनस करोगे तो 1 और 2 21 आ जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, तो इनको लास्ट जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, मान लो 4 मार्च को उसका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, तो 4 मार्च में आप क्या कर दोगे, ऐड कर लोगे। लेकिन ऐड करने के लिए आपको याद रखना है इस 4 मार्च को भी आप काउंट करोगे, यानी आप 4 से स्टार्ट करोगे तो 4 में 7 जोड़ोगे, 4 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका हो गया 10 मार्च, 10 मार्च, ठीक है। तो फर्स्ट रिस्की पीरियड हो गया उसका 10 मार्च। अब से लास्ट रिस्की पीरियड निकालने के लिए आप क्या करोगे, 21 आए तो 21 ऐड कर दोगे आप 4 में, तो 4 में वैसे 21 ऐड करते तो अपने पास आते हैं 25, लेकिन अपन को 4 को भी काउंट करना है, इस कारण से अपने पास क्या आ जाएंगे 26। तो 26 मार्च उसका लास्ट रिस्की पीरियड होता है। 10 मार्च से लेकर 26 मार्च तक उसको कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो यूज करना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा फर्स्ट रिस्की पीरियड निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो जो शॉर्टेस्ट साइकिल उसमें से -18 करोगे, और लास्ट इसकी करने के लिए जो लॉन्गेस्ट साइकिल है उसमें से -11 करोगे। आई बात समझ में। आगे प्रस्थान करें तो आगे प्रस्थान करें तो बेरियर मेथड आता है, ओक्लूसिव मेथड के नाम से भी जाना जाता है। बेरियर मेथड में पहला आपका आता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या काम करेगा, तो बेरियर मेथड की बात करें तो बेरियर मेथड क्या करेगा, स्पर्म और ओवम को है वो मिलने से रोकेगा, मतलब इन दोनों का संगम होने से रोकेगा, इन दोनों के बीच में संगम होने से रोकेगा। तो फिजिकल मेथड की बात करें तो इसके अंदर 2 आते हैं, मेल कंडोम और फीमेल कंडोम। फीमेल कंडोम को फॉर्मिडा के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देन नेक्स्ट बात करें केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर कुछ केमिकल्स यूज लिए जाते हैं। ये केमिकल आपके जेली के रूप में भी हो सकते हैं, स्प्रे के रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन WHO इस मेथड को प्रीफर नहीं करता है, इस कारण से इसके अंदर से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट आता है आपका कंबाइंड मेथड। कंबाइंड मेथड की बात करें तो कंबाइंड मेथड का मतलब होगा मिक्स मेथड। मिक्स मेथड की बात करें तो इसके अंदर अपन फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड है वो साथ साथ यूज करते हैं। तो इसका पहला जो एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका वेजाइनल स्पंज। वेजाइनल स्पंज को टूडे के नाम से भी जानते हैं, और इसको जब फीमेल यूज करेगी तो उसको बोलेंगे कि मोहतरमा इसको यूज करने से पहले इसको थोड़ा बहुत वेट कर लेना है, यानी थोड़ा गीला कर लेना है आपको, ठीक है। और इसको फिर क्या करना है, अपनी वेजाइना उसके अंदर इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर जो केमिकल यूज होता है वो नॉन ऑक्सिनोल 9 यूज होता है, ठीक है। इसको लेकिन उस मोहतरमा को यह भी बताना है कि मैडम आपने इसको इंसर्ट तो कर लिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते इसको निकाल नहीं लेना है,
इसको 6 घंटे तक तो वेजाइना के अंदर ही रहने देना है, ठीक है। लेकिन 6 घंटे तक ही रहने देना है, इससे ज्यादा आप 24 घंटे से ज्यादा इसको नहीं रख सकते। लेकिन ये अगर वो पूछेगी भाई 24 घंटे से ज्यादा मैं क्यों नहीं रखूं, तो आप बोलोगे साहब ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, कोज कर सकता है। तो 6 घंटे तक आपको इसको वेजाइना के अंदर रखना है आफ्टर इंटरकोर्स, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा इसको आपको अंदर नहीं रखना है। मोहतरमा को समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका डायफ्राम, सर्वाइकल केप या डच केप, ठीक है। ये सेम आपका जो वेजाइनल स्पंज है या टूडे है उसके रिगार्डिंग के सेम साल्ट यूज, सेम केमिकल यूज होता है, सेम गाइडलाइन बोलोगे आप उसको, ठीक है। तो ज्यादा आपको उसमें याद करने की जरूरत नहीं है। देन आपका आता है हार्मोनल मेथड, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ऐसे तो है नहीं आप निकालोगे सिरिंज के द्वारा हार्मोन, इसकी सिंथेटिक फॉर्म में वो यूज ली जाती है, ठीक है। और इसको अपन ओसीपी के नाम से जानते हैं, जो हार्मोनल मेथड में यूज करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। यह कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स भी अपन इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो अपन यूज लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो टेबलेट आती है वो 28 टेबलेट आती है, जिसके अंदर से 21 टेबलेट है वो आपकी हार्मोनल होती है और 7 टेबलेट है वो आयरन की होती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि मेडिसिन है वो फीमेल को कब देनी है, कब से स्टार्ट करनी है। तो साहब आप उसको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 1 से 5वां दिन होता है, यानी फर्स्ट 5 डेज होते हैं, उसके अंदर दे दो कि पहले दिन ले लो, दूसरे दिन ले लो, तीसरे दिन या चौथे दिन या 5वें दिन स्टार्ट कर दो। लेकिन आपसे पूछा गया कि साहब हमें रेंज नहीं पूछनी अपने की, स्पेसिफिक टाइम बताओ, तो आप बोलोगे साहब फर्स्ट डे से आप इसको स्टार्ट कर दो, पहले दिन से इसको क्या करो स्टार्ट कर दो, पहले दिन से लेना इसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मैरिड कपल है जो आपके पास आया और पूछ रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा मैं यूज लूं, तो उसको आप ओसीपी ही एडवाइस करोगे, ओसीपी उनके लिए बेस्ट चॉइस का काम करता है, ठीक है। देन आप बात करते हैं, अभी मैंने ये बता दिया आपको, इसके अंदर टोटल 28 पिल्स होती है, जिसके अंदर 21 हार्मोनल होती है और 7 है वो आयरन की होती है। ये मिस अगर फीमेल है उसने पहले दिन एक डोज है वो मिस कर दिया, यानी आज वो लेना भूल गई, तो साहब वो दौड़ी दौड़ी आपके पास आएगी कि साहब मेरे तो एक जो टेबलेट है वो लेना भूल गई हूँ, अब मैं क्या करूं, जीऊं या मर जाऊं, क्या करूं। तो आप बोलोगे कुछ नहीं करना है आपको, अगले दिन है या एज सुन एज पॉसिबल है वो दोनों पीस ले लेनी है। मतलब आज भूली है तो कल वाली भी ले लो, और आज पीछे वो भूल गई वो भी ले लो। इसके साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि ओसीपी एक दिन में कितनी ले सकते हैं, भूल गए हो तो। ये नहीं कि एक दिन में 2 ले ली, मैं बोल रहा हूँ कि 2 ले सकते, तो ये नहीं कि एक दिन में 2 ले ली कल वाली भूल जाओ छोड़ दोगे, नहीं। अगर आप भूल गए हो तो एक दिन में 2 ले सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर 2 दिन से ज्यादा आप भूल गए तो फीमेल को बोलोगे साहब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराओ और फिर अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो यूज करो, ठीक है। ओसीपी के एग्जांपल की बात करें तो माला एन होती है, माला डी होती है। इसके अंदर स्ट्राइड एस्ट्रोडिन हार्मोन है वो यूज किया जाता है। स्ट्राइड एस्ट्रोडिन हार्मोन दोनों के अंदर सेम है, डोज भी दोनों की सेम है, 0.3 mg अपन इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। और नॉर एस्टेडियोन और उसमें डिजोडेक्स्ट्रोन यूज करते हैं, जिसकी डोज है वो सेम है 0.15 या 0.15, ठीक है। लेकिन जो माला एन वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और ये 3 रुपए में मिलती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई माला एन और माला डी के अंदर क्या फर्क है दुनियादारी में, इन दोनों की दुनियादारी में किस चीज का फर्क है, आप बोलोगे साहब नाम का फर्क है, उसमें एन और इसमें डी है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आप बोलोगे साहब एक तो है वो फ्री में मिलती है, एक है वो पैसों में मिलती है। तो इसकी कॉस्ट का फर्क है, हार्मोनल का और हार्मोनल के अमाउंट का या उनकी केमिकल कंपोजिशन का फर्क नहीं है। स्टाइल स्टेडियोन है 0.03 mg इसमें भी होता है, स्टाइल स्टेडियोन है 0.03 इसमें भी होता है, ठीक है। नॉर्जेस्ट्रोल 0.15 इसमें भी होता है, डिजोडेस्ट्रोल 0.15 उसमें भी होता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है माला एन। एन का मतलब होगा नहीं देना पड़ेगा, एन का मतलब होगा नहीं देना पड़ेगा, तो याद रख सकते हो पैसे नहीं देने हैं। डी का मतलब हो गया देना पड़ेगा, तो इसके 3 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आगे प्रस्थान करते ही आपके पास आ जाता है जो माला एन और माला डी है उसका जो आप बोलोगे साइड इफेक्ट क्या है, तो फर्स्ट साइड इफेक्ट है सर्वाइकल कैंसर और सेकंड साइड इफेक्ट है ब्रेस्ट कैंसर। आपसे पूछा जाएगा कि एक फीमेल है ओसीपी ले रही है तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं या कौन सा कैंसर है उसमें देखने को मिलेगा। अगर सर्वाइकल कैंसर आपको मिलेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी सर्वाइकल कैंसर को देनी है। अगर सर्वाइकल कैंसर नहीं मिले तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप दे दोगे किसको, ब्रेस्ट कैंसर को। देन आती है प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, पीओपी प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स। लिवोनोजेस्ट्रोल होता है 1.5 mg,
ठीक है। प्रोजेस्टेरोन इट इज द बेस्ट चॉइस व्हेन द पेशेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विथ एस्ट्रोजन। आपसे पूछा जाएगा एक पेशेंट है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किससे, एस्ट्रोजन से, उसको एस्ट्रोजन नहीं दे सकते, तो साहब क्या दोगे आप लोग? साहब उसको पीओपी दे दो, उसको पिला दो। क्या एस्ट्रोजन ओनली पिल्स दे दो उसको, पीओपी पिला दो। एस्ट्रोजन ओनली पिल्स पिलानी नहीं है, टेबलेट फॉर्म में आती है, वही मैंने पिलानी बोल दिया तो आप लोग पिला दिया। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें फ्रेंड, तो नेक्स्ट आ रही है अपनी मिनी पिल्स। तो मिनी पिल्स की बात करें तो मिनी पिल्स क्या बोल रही है कि लो डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन। इसके अंदर क्या होती है, प्रोजेस्टेरोन की लो डोज होती है, कितनी होती है, 0.75 mg होती है। आपने अभी पीओपी पढ़ी थी जिसके अंदर 1.5 mg डोज थी, कितनी थी, 1.5 mg डोज थी, इसकी 1.5 mg थी, ठीक है। और अभी आपने मिनी पिल्स पढ़े, इसकी 0.75 mg की पिल्स होती है। बेस्ट चॉइस ऑफ लैक्टेशनल मदर, जो मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उसके लिए ये बेस्ट चॉइस होती है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन सैली या छाया। इट इज नॉन हार्मोनल, नॉन स्टेरॉइड, ओनली केमिकल कंपोजिशन। इसके अंदर न तो हार्मोन होता है न स्टेरॉइड होता है, इसके अंदर सिर्फ एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है आपका ऑर्मेलोक्सिन। ऑर्मेलोक्सिन इसका हार्मोन है जिसकी अमाउंट होती है वो 30 mg होती है। इनिशियली गिव ट्विंस ए वीक, स्टार्टिंग में अपन फीमेल को वीक में 2 देते हैं, उसके बाद में अपन ये फीमेल को 1 देना स्टार्ट कर देते हैं। इस कारण से इसको वंस ए वीक पिल्स के नाम से भी जानते हैं। स्टार्टिंग में फीमेल को वीक में 2 देंगे, उसके बाद में फीमेल को 1 देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपना हो गया इसके रिगार्डिंग। देन आ रहा है अपना इंजेक्टेबल मेथड। इंजेक्टेबल मेथड की बात करें तो डिपोर्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इट में बी 2 टाइप, ये 2 टाइप होता है। तो डंपा होता है, डंपा का डिपोर्ट मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट के नाम से जानते हैं अपन। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डिपोर्ट मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट के नाम से अपन इसको जानते हैं। डोज की रूट की बात करें तो IM देते हैं, डेक्सो mg देते हैं, सिंगल स्लॉट में देते हैं यानी एक बार में देते हैं। आल्सो नोन एज अंतरा, अंतरा नाम से जानते हैं। तो ये भी पूछा सकता है कि अंतरा नाम से किसको जानते हैं। इफेक्टिवनेस की बात करें तो इसकी इफेक्टिवनेस है वो 3 मंथ तक की होती है। 3 में एक बार इंजेक्शन लगा डाला, 3 महीने का काम हो डाला, झींगा लाला, फिर मजे लो, फिर ठीक है। 3 महीने तक क्या लो, फिर मजे लो। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेट EN की, नॉर इथिस्टेरोन एंथ्रेट इंजेक्टेबल की। तो फ्रेंड इसकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो नेट EN होता है ये IM लगता है, 200 mg इसकी डोज होती है। पीछे वाले की 150 mg डोज थी, ठीक है। पीछे वाले की कितनी थी, 150 mg थी, जिसको अपन डंपा के नाम से जान रहे थे। इसकी डोज है वो 200 mg है। तो 200 से याद रखना है कि ये 2 महीने तक इफेक्टिवनेस होती है, ठीक है। तो नेट EN की इफेक्टिवनेस की बात करें तो 2 मंथ तक होती है। डंपा की बात करें तो 3 मंथ तक होती है। डंपा के अंदर अपन बात करें कितना mg लगाते हैं तो वो 150 mg लगाते हैं। इसकी बात करें नेट EN की बात करें तो ये 200 mg लगाते हैं। सबडर्मल इम्प्लांट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपना नेक्स्ट आता है सबडर्मल इम्प्लांट। तो सबडर्मल इम्प्लांट की बात करें तो इसमें रोड होती है जिनको अपन क्या करते हैं, जो अपनी सबडर्मल होती है फीमेल की, जो सबडर्मल होती है या डर्मिस लेयर होती है उसके नीचे इसको अपन इम्प्लांट करते हैं। जो केमिकल की बात करें लियोनोजेस्ट्रोल होता है इसके अंदर। इसके फर्स्ट इसका जो टाइप होता है नॉर प्लांट 6 होता है, नॉर प्लांट होता है जिसके अंदर 6 स्लाइड होती है, रोड होती है, जिनकी इफेक्टिवनेस होती है 5 से 7 साल तक की होती है। यानी नॉर प्लांट के अंदर 6 टाइप की ऐसी कुछ रोड्स होती हैं, 6 टाइप की ऐसी कुछ रोड्स होती हैं, ठीक है। इस जो नॉर प्लांट होती है उसके अंदर 6 होती है, कितनी होती है, 1 2 3 4 5 ये लो 6। इस 6 टाइप की रोड होती है, उनको सबडर्मल इम्प्लांट किया जाता है। लियोनजेस्ट्रोन उनके अंदर साल्ट होता है और 5 से 7 साल इनकी वैलिडिटी होती है, ठीक है। इनको लगा डाला 5 साल 6 साल 7 साल तक लाइफ को जीगा लाला जियो, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट आता है फिर आपका नॉर प्लांट R2। नॉर प्लांट R2 की बात करें, नॉर प्लांट R की बात करें तो इसकी इफेक्टिवनेस है वो 3 साल तक होती है, ठीक है। इसके अंदर 2 ही रोड होती है, ठीक है। नॉर प्लांट R2 के अंदर 2 रोड होती है जिनकी वैलिडिटी होती है वो 3 साल तक होती है, ठीक है। यहाँ तक बात हुई कंप्लीट। देन अगर अपन बात करें IUCD इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की बात करें तो फ्रेंड ये 3 जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन है वो बायो एक्टिव है। तो बायो एक्टिव तो आपको तीनों जनरेशन को ही बोलना है। इनेट है, तीनों जनरेशन को इनेट बोलना है, ये भी इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। फर्स्ट जनरेशन नॉन मेडिकेटेड है, सेकंड जनरेशन मेडिकेटेड है और थर्ड जनरेशन भी मेडिकेटेड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन मेडिकेटेड कौन सी IUCD है, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट जनरेशन है वो नॉन मेडिकेटेड, मतलब उसके अंदर कोई भी दवाई है वो नहीं होती है। नॉन हार्मोनल है
फर्स्ट जनरेशन नॉन हार्मोनल है, सेकेंड जनरेशन भी नॉन हार्मोनल है, थर्ड जनरेशन क्या है, हार्मोनल है। ठीक है, तो आपसे पूछा सकता है हार्मोनल आईयूडी कौन सी, आप बोलोगे सर थर्ड जनरेशन वाली क्या है, हार्मोनल आईयूडी है। ये नॉन मेटेलिक होती है, ठीक है, ये मेटेलिक होती है और ये भी मेटेलिक होती है। मतलब बोले तो फर्स्ट जनरेशन नॉन मेटेलिक होती है और दोनों होती है वो क्या होती है, मेटेलिक होती है। तो इसका एग्जांपल की बात करें तो लिपेस लूप इसका एग्जांपल होता है। यहाँ पर पूछ सकता है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड आईयूसीडी कौन सी थी, तो आप बोलोगे सर लिपेस लूप थी, वो फर्स्ट डिस्कवर्ड आईयूसीडी थी। कॉपर टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी, लिपेस लूप थी। ठीक है, देन बात करें नॉन हार्मोनल, इसके एग्जांपल की बात करें तो कॉपर टी 7, कॉपर टी 200, कॉपर टी 220 बी, कॉपर टी 380 एजी, मल्टी लोडेड कॉपर टी 375। ये सारी एग्जांपल होती है सेकेंड जनरेशन की। यहां से पूछा जाएगा फर्स्ट जनरेशन कॉपर टी, सॉरी फर्स्ट डिस्कवर्ड कॉपर टी कौन सी थी, तो आप बोलोगे सर कॉपर टी 7 है, वो फर्स्ट डिस्कवर्ड कॉपर टी थी। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्रीडम नाम से करके इसको कॉपर टी 380 एजी को पूछा जाता है, ये 10 साल के लिए वैलिड होती है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सीयू का मतलब होता है कॉपर, टी का मतलब होता है उसकी जो साइज होती है या शेप होती है उसको डिनोट करता है, 380 सरफेस एरिया को डिनोट करता है। ए की बात करें तो ए है उसकी साइज को डिनोट करती है, और एजी की बात करें तो सिल्वर कोटेड होती है, सिल्वर कोटेड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये इसका तोड़ मोड़ हो गया। आपको पूछा जा सकता है कि कॉपर टी 380 है, कॉपर टी जो भी है उसके अंदर टी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलोगे सर टी है उसकी साइज को रिप्रेजेंट करता है, यानी शेप को रिप्रेजेंट करता है, और सीयू है कॉपर को रिप्रेजेंट करता है, 380 या 220 है वो उसके सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ए है बी है ये डी तक होता है, ये साइज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें मिरेना होता है, लिग्नोजेस्ट्रोल होता है, प्रोजेस्ट्रॉन आईयूसीडी होता है, ये एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहां तक अपना जो आईयूसीडी तक पूरा हो गया है। बेस्ट टाइम की बात करें तो फर्स्ट 7 to 10 डेज मेंस्ट्रुअल में अपन उसको प्लेस कर देते हैं, लेकिन ब्लीडिंग फेज में नहीं करते हैं। यानी एवरेज बात करते हो 10th डे 7 से 10 बोला गया है, लेकिन अगर आपको एवरेज दिया तो 10 डे के अंदर अपन इसको प्लेस कर देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के अंदर विद इन 3 डे में कर देते हैं, और सिजेरियन डिलीवरी है तो विद इन 7 डेज के अंदर अपन कर देते हैं। अगर 3 दिन के अंदर या 7 डे के अंदर अपन इसको रिप्रेजेंट या सॉरी प्लेस वो नहीं कर पा रहे हैं तो 6 से 8 वीक के अंदर इसको अपन क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। साइड इफेक्ट की बात तो ब्लीडिंग होता है और पेन होता है। ब्लीडिंग होता है वो फर्स्ट साइन होता है, और देन पेन है वो सेकंड होता है। रिमूविंग का पूछे कि फीमेल को रिमूविंग का पूछे तो पेन आपको फर्स्ट चॉइस देनी है। अगर रिमूव करने का फर्स्ट चांस पूछे कि फीमेल को पेन, अगर फीमेल है उसको कॉपर टी है वो रिमूव की गई है तो उसका कारण क्या है, फिर ब्लीडिंग दे दिया गया ऑप्शन में, पेन दे दिया गया, तो पेन आपको बताना है उसका। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें परमानेंट मेथड की बात करें तो टूबेक्टोमी है, वेसेक्टोमी है। टूबेक्टोमी है वो फीमेल में करते हैं, वेसेक्टोमी है वो मेल के अंदर करते हैं। टूबेक्टोमी में फ्लोपियन ट्यूब को अपन कट कर देते हैं, वेसेक्टोमी के अंदर वास डिफरेंस होती है उसको कट करते हैं। लेकिन वेसेक्टोमी के बाद में अपन मेल को ये बोलेंगे साहब आप 3 महीने तक 12 वीक तक 90 दिन तक या 30 एग्जामिनेशन तक आप स्टेराइल नहीं हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है यूज करना पड़ेगा। तो 3 महीने तक वो उसने बोला 3 महीने तक नहीं कर सकता तो साहब 12 वीक तक कर लो, बोला साहब एक ही बात होगी तो साहब 90 दिन तक कर लो, तो साहब नहीं कर सकता तो साहब आप 30 एजाकुलेशन कर लो, उसके बाद में आप स्टेराइल नहीं, 30 बार आप अपने मेरे स्पर्म को बाहर निकाल लो, उसके बाद में आप क्या हो, स्टेराइल हो। तो यहाँ पर अपना जो फैमिली मेथड है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें एमटीपी की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो एमटीपी एक्ट 1971 में आया था। ठीक है, इम्प्लांट हुआ था वो हुआ था 1972 में, जम्मू कश्मीर में आया था 1975 में। 24 वीक तक अपन एमटीपी कर सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी 24 वीक तक की है तो अपन उसकी एमटीपी कर सकते हैं। अगर बिलो 12 वीक है तो 1 डॉक्टर की नीड होगी, और बिलो 12 वीक से ज्यादा की है तो 2 डॉक्टर की नीड होगी। ठीक है, इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना। तो यहाँ तक की आज की क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।